हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दुर्गा सर। वेलकम टू दुर्गा सर क्लासेस। आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग और इम्पॉर्टेंट जर्नी पर निकलने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे हमारा देश, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, धीरे धीरे ब्रिटिश राज के कब्जे में आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर, द कलोनियल एरा इन इंडिया, अंग्रेजों का आना। इंट्रोडक्शन टू कलोनियलिज्म। सबसे पहले हमें एक टर्म समझना होगा, कलोनियलिज्म। सिंपल वर्ड्स में कहें तो जब एक पावरफुल देश किसी दूसरे कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है ताकि वो वहां के रिसोर्सेज जैसे पैसा और रॉ मटेरियल अपने फायदे के लिए यूज कर सके, तो उसे कलोनियलिज्म कहते हैं। जो देश कब्जा करता है उसे हम कॉलोनाइजर कहते हैं। अब सवाल ये है कि यूरोपियंस इंडिया ही क्यों आए, क्योंकि तब हमारा देश सच में सोने की चिड़िया था। इंडिया बिफोर यूरोपियंस, द ग्लोबल सुपरस्टार। दोस्तों, इंडिया कोई गरीब देश नहीं था, हम एक ग्लोबल इकोनॉमिक सुपरस्टार थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोमन्स और ग्रीक्स के साथ हमारा ट्रेड पिछले 2000 सालों से चल रहा था। लोग पागल थे हमारी चीजों के लिए, जैसे स्पाइसेस, कॉटन और क्लॉथ, जेम्स और सुपर स्ट्रॉन्ग वुड स्टील के लिए। इकोनॉमिस्ट एंगस मैडिसन कहते हैं कि उस टाइम दुनिया की टोटल जीडीपी का 1/4 हिस्सा सिर्फ इंडिया से आता था। हम और चाइना तब दुनिया की टॉप 2 इकोनॉमीज थे। द रेस फॉर इंडिया। इतनी दौलत देखकर यूरोप में रेस लग गई। सबसे पहले सी रूट से आने वाले थे पोर्चुगीज। उनका एक्सप्लोरर वास्को द गामा 1498 में केरला के कैलिकट पहुंचा। शुरू में तो वो ट्रेड करने आए थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी दादागिरी दिखानी शुरू कर दी। उन्होंने कार्टाज सिस्टम शुरू किया, जिसका मतलब था कि अगर किसी को अरेबियन सी में शिप चलानी है तो पोर्चुगीज से परमिट लेना पड़ेगा। उनके बाद डच और फ्रेंच भी आए, पर सबसे बड़े खिलाड़ी निकले ब्रिटिशर्स। एंटर द ब्रिटिश, कंपनी बहादुर। अब आते हैं हमारी मेन स्टोरी पर। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600s में सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी बनकर आई थी, लेकिन उनके पास एक सीक्रेट वेपन था, रॉयल चार्टर। क्वीन एलिजाबेथ वन ने उन्हें परमिशन दी थी कि वो न सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं, बल्कि अपनी प्राइवेट आर्मी भी रख सकते हैं। उन्होंने सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में अपने बेस बनाए। बाहर से तो वो ट्रेडिंग कर रहे थे, पर अंदर ही अंदर उनका प्लान था पावर गेन करने का। द सीक्रेट वेपन, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों की सक्सेस का सबसे बड़ा राज क्या था? वो था डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। हमारे इंडियन रूलर्स आपस में छोटे मोटे झगड़ों और रीजनल राइवलरीज में उलझे रहते थे। ब्रिटिशर्स एक राजा को दूसरे के खिलाफ सपोर्ट करके दोनों को कमजोर कर देते थे। उन्होंने लोगों को जाति और धर्म के नाम पर भी लड़वाया ताकि उनका रूल आराम से चलता रहे। द टर्निंग पॉइंट, बैटल ऑफ प्लासे 1757। इस डिवाइड एंड रूल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 1757 की बैटल ऑफ प्लासे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? उसने नवाब के आर्मी कमांडर मीर जाफर को लालच दिया कि हम तुम्हें अगदा नवाब बना देंगे, बस तुम हमारा साथ दो। रिजल्ट, बैटल के वक्त मीर जाफर ने धोखा दिया और अपनी सेना को लड़ने ही नहीं दिया। ब्रिटिशर्स जीत गए, पर यह मिलिट्री की नहीं बल्कि धोखे की जीत थी। कैप्चरिंग किंगडम्स विदाउट वॉर। अंग्रेजों ने बिना लड़े भी राज्य हड़पे। उन्होंने 2 अनफेयर पॉलिसीज बनाई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अगर किसी राजा का अपना सगा बेटा यानी नेचुरल एयर नहीं होता था, तो ब्रिटिशर्स उसकी किंगडम पर कब्जा कर लेते थे। वो एडॉप्शन की ट्रेडिशन को नहीं मानते थे। सब्सिडरी अलायंस। इसमें राजा को कहा जाता था कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, पर हमारी आर्मी का खर्चा आप उठाएंगे। इससे राजा सिर्फ नाम का रह जाता था और फॉरेन पॉलिसी ब्रिटिशर्स के पास चली जाती थी। सबसे पहले हैदराबाद ने यह अलायंस किया था 1798 में। फ्रॉम पैराडाइज टू हेल, द ग्रेट फैमिन्स। रॉबर्ट क्लाइव ने कभी बंगाल को पैराडाइज ऑफ द अर्थ कहा था, पर ब्रिटिश रूल आते ही ये जहन्नम बन गया। उन्होंने इतने ज्यादा टैक्सेस लगाए कि जब 1770 में फसल खराब हुई तो लोगों के पास कुछ नहीं बचा। 10 मिलियन लोग यानी बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन भूख से मर गई। इतनी मौतों के बाद भी कंपनी ने कोई हेल्प नहीं की, वो बस टैक्स वसूलते रहे। द ड्रीन ऑफ वेल्थ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो दादा भाई नारोजी ने हमें समझाया। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब है कि इंडिया का पैसा एक तरफ से ब्रिटेन जा रहा था और बदले में इंडिया को कुछ नहीं मिल रहा था। हमारे टैक्स का पैसा ब्रिटिश पेंशन्स और ब्रिटेन की वॉर्स फंड करने में खर्च होता था। इकोनॉमिस्ट उत्सा पटनायक का एस्टिमेट है कि ब्रिटिशर्स ने लगभग $45 ट्रिलियन इंडिया से लूटा। डिक्लाइन ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा कॉटन पूरी दुनिया में फेमस था, पर उन्होंने हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जानबूझकर तबाह किया।
उन्होंने इंडियन कपड़ों पर हेवी टैक्स लगाया और ब्रिटिश गुड्स को इंडिया में बिना टैक्स के बेचना शुरू किया। हम जो कभी फिनिश्ड गुड्स बेचते थे, अब सिर्फ रॉ मटेरियल के सप्लायर बनकर रह गए। हालत इतनी बुरी थी कि विलियम बेंटिक ने कहा था, द बोन्स ऑफ द कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। मकॉलेज एजुकेशन, चेंजिंग माइंड्स। उन्होंने हमारे दिमाग पर भी कब्जा करने की कोशिश की। 1835 में मकॉले ने मकॉलेज मिनट इंट्रोड्यूस किया। उसका मकसद ऐसे इंडियंस बनाना था जो देखने में इंडियन हो पर सोच और टेस्ट में इंग्लिश हो। उन्हें ब्राउन इंग्लिशमैन चाहिए थे जो उनके लिए सस्ते क्लर्क्स का काम कर सकें। आजादी की पहली चिंगारी। लेकिन दोस्तों, इंडियंस ये सब चुपचाप नहीं सह रहे थे। रेजिस्टेंस शुरू से ही था। सन्यासी फकीर रिबेलियन बंगाल फैमिन के बाद हुआ, जिसने वंदे मातरम को इंस्पायर किया। ट्राइबल अपराइजिंग्स, संथाल्स और कोल्स ने अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ी। सिद्धू और कान्हू मुर्मू का संथाल रिबेलियन 1855 में बहुत बड़ा था। पेजेंट अपराइजिंग्स, इंडिगो रिवोल्ट में किसानों ने नील उगाने से मना कर दिया। इन्हीं छोटी चिंगारियों ने फ्यूचर की फ्रीडम स्ट्रगल की नींव रखी। द ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857। सब गुस्से का गुबार फटा 1857 में। इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। इसका इमीडिएट रीजन था एक र्यूमर कि नई राइफल्स के कार्ट्रिजेस पर काऊ और पिग की फैट लगी है। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सोल्जर्स के धर्म को ठेस पहुंची। मंगल पांडे ने बैरकपुर में बगावत शुरू की और उन्हें फांसी दे दी गई, जिसने पूरे देश में आग लगा दी। द फायर स्प्रेड्स एंड फेड्स। मेरठ से सिपॉइज ने दिल्ली मार्च किया और बहादुर शाह जफर को अपना लीडर डिक्लेयर कर दिया। रिवोल्ट कानपुर, नाना साहेब, झांसी, रानी लक्ष्मीबाई और लखनऊ तक फैल गया। लेकिन ये रिवोल्ट फेल हो गया क्योंकि हमारे पास सेंट्रल लीडरशिप की कमी थी। पूरे इंडिया ने साथ नहीं दिया और ब्रिटिशर्स के पास बेटर वेपन्स थे। फिर भी ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन बन गया। आफ्टरमैथ, द ब्रिटिश राज बिगिंस। 1858 के बाद सब बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म कर दिया गया और 1858 से डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन यानी क्वीन विक्टोरिया का राज शुरू हुआ। इसे ही हम ब्रिटिश राज कहते हैं। कॉलोनियलिज्म ने हमें लूटा तो बहुत, पर अनइंटेंशनली रेलवेज और एजुकेशन ने इंडिया को एक नए तरीके से यूनाइट किया। यहां से शुरू हुई हमारी वो लंबी लड़ाई जो 1947 में आजादी पर खत्म हुई। तो दोस्तों, ये था द कॉलोनियल एरा इन इंडिया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दुर्गासा क्लासेस। बाय बाय।